बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स को, और आज का हमारा टॉपिक है 3.8 फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन हमारे पास एक अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। ये दो सॉलिड्स के दरमियान कांटेक्ट की वजह से भी हो सकती है। ये फ्लूइड्स हम कहते हैं लिक्विड और गैसेस को, एयर की वजह से, ठीक है। कोई एरोप्लेन हवा में जा रहा है तो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगती है, वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन है। इसी तरह कोई सबमरीन पानी के अंदर अगर जा रही है तो वाटर जो उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगा रहा है वो फ्रिक्शन है, ठीक है। या अगर आप जो है कोई ऑब्जेक्ट लाइक ट्रेन है, वो रेलवे ट्रैक पर चल रही है, तो इवन के उसके जो व्हील्स भी हैं, ठीक है, वो रेलवे ट्रैक के ऊपर क्या अपोज कर रहे हैं? फ्रिक्शन। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्रिक्शन जो है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? तो स्टूडेंट, इसका मैं आपको अगर शॉर्ट आंसर दूँ तो फ्रिक्शन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं और कुछ ना कुछ नुकसानात भी हैं, लेकिन ज़्यादा हमें इसके फ़ायदे हैं। हम ग्राउंड पे चल पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। आप जो है वो इरेज़र से, अपना पेंसिल से लिखी हुई चीज़ें मिटा सकते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। आप कलम से लिख सकते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। जो बॉल पॉइंट हम कहते हैं ना, बॉल पॉइंट होता है, इसके नीचे बॉल होती है एक छोटी सी, तो उससे जो जेल इंक है आपकी या इंक है, तो वो इंक बाहर तब आती है जब उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगती है, ठीक है। तो और इसी तरह इवन के हमारी जो ह्यूमन बॉडी, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर भी एक ऐसा फ्लूइड रखा है जो हमारे जॉइंट्स के अंदर जो है वो लुब्रिकेटिंग का काम करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो फ्रिक्शन के नुकसानात भी हैं और फ्रिक्शन के कुछ ना कुछ फ़ायदे भी हैं। तो फ्रिक्शन है क्या जी, आए डिस्कस करते हैं। व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट बाय द बैट, अगर जी एक बैट्समैन है शाहिद अफरीदी, उसने जो है जी एक बाउंड्री लगाई चौका, इट मूव्स ऑन द ग्राउंड विद अ रीजनेबली लार्ज वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट शुड कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब न्यूटन की फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो उसे उस ग्राउंड पे कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहना चाहिए था कांस्टेंट वेलोसिटी के बाद, लेकिन हमने देखा बट प्रैक्टिकली वी ऑब्जर्व दैट इट इवेंचुअली स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। जैसे बाउंड्री के करीब गई या तो किसी चीज़ से टकराई, या जाते जाते स्पीड कम होती रही, एक वक्त आया रुक गई। डज एनी फोर्स एक्ट ऑन द बॉल इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट स्टॉप्स द बॉल? यस, इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है जी। ये कौन सी फोर्स थी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड दैट अपोज द मोशन ऑफ द बॉल। तो यहाँ से हमारे पास पेपर में शॉर्ट भी आ सकता है कि व्हाट इज मीन बाय डेसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है तो ये एनर्जी डेसिपेट करती है, एनर्जी लॉस होती है। तो देखें कैसे, अगर आप अपने हाथों को रब भी करते हैं, ठीक है, नॉर्मली विंटर में लोग सर्दियों में ऐसा करते हैं ताकि गर्माइश पैदा हो, हीट प्रोड्यूस हो। वो हीट एक्चुअली कहाँ से आ रही होती है? ठीक है, वो डेसिपेटिव फोर्स की वजह से आ रही होती है। तो देखें, फ्रिक्शन इज अ डेसिपेटिव फोर्स ड्यू टू विच द एनर्जी इज वेस्टेड इन डूइंग वर्क टू ओवरकम अगेंस्ट फ्रिक्शन। द लॉस्ट एनर्जी अपेयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो एनर्जी लॉस होती है वो हीट की फॉर्म में अपेयर होती है। वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ एनर्जी डेसिपेशन इज द रबिंग ऑफ हैंड्स, जैसा कि मैंने बात की फिगर 3.21 में आप देख रहे हैं। व्हेन वी रब आवर हैंड्स, heat is produced due to friction and our hands become warm. Similarly, the temperature of machine rises due to friction between its moving parts that they cause many problems. ठीक है जी। इसी तरह हमारे जो व्हीकल्स वगैरह हैं या मशीनरीज हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसका हमें नुकसान है वहाँ पर। द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आल्सो वेयर आउट आफ्टर बिकमिंग टू हॉट। ठीक है जी। टायर ना वेयर आउट कहते हैं घिस जाना किसी चीज़ का। टायर्स जो है वो घिसना शुरू हो जाते हैं बाइक्स के या कार्स के, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द रोड, तो ये भी नुकसान है। फिर आगे देखें, शूटिंग ऑफ स्टार सीन इन द स्काई एट नाइट आल्सो हैपन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। एक्चुअली ये जो स्टार्स हैं ये एस्ट्रॉइड्स होते हैं। दीज आर एक्चुअली एस्ट्रॉइड्स दैट एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर एज दे आर मूविंग। एयर रेजिस्टेंस causes जनरेशन ऑफ हीट। Their temperature becomes so high that they start burning and ultimately disintegrate। ठीक है जी।
तो एक्चुअली होता क्या है कि उनके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगती है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से उनकी कुलियन होती है एयर पार्टिकल्स के साथ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से टेम्परेचर राइज करता है और हीट प्रोड्यूस हो जाती है एस्ट्रॉइड्स के केस में। ठीक है, अच्छा फिर है जी, डू यू नो, पेपर में इंफॉर्मेशन एमसीक्यूज आ सकती है। ऑन अ वेट रोड द वाटर डज नॉट form wet layer between the tire surface and the road surface due to the spaces in the tread pattern of the tire। ठीक है जी, ये जो tread pattern होता है ना हमारे पास टायर्स का, इसकी वजह से वाटर के साथ स्टिक नहीं करता, चिपकता नहीं है। दिस रिड्यूसेस द चांस ऑफ स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन द वेट रोड। ठीक है, जो स्कीटिंग से हम बचते हैं, स्लिपरी नहीं हो सकते हम। फिर हमारे पास फ्रिक्शन की जी मेजर टाइप है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, तो मार्क कर लें, द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दो सॉलिड सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन लगती है, जो अपोजिंग फोर्स लगती है, उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। विच कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टूडेंट्स दो तरह की होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। बात कर लेते हैं सबसे पहले कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। तो देखें, let us consider the motion of a block on a horizontal surface, the arrangement is shown in figure 3.22। ये पहले तो फिगर देख लें जी 3.22। ये एक ब्लॉक है जो एक टेबल पर पड़ा हुआ है, और इस ब्लॉक को हमने एक थ्रेड के साथ या एक रूप रस्सी के साथ जो है वो इस पुली से गुजारा है, ये पुली है, और नीचे हमने जो है एक केज है हमारे पास। ठीक है, या आप इसे पैन भी कंसीडर कर सकते हैं, और इसमें ये वेट है। सही, ये सिनेरियो है। तो देखें, व्हेन वेट इज पुट इन द पैन, ये जो पैन है अगर इसके अंदर हम वेट पुट करते हैं, अ फोर्स F इज इक्वल टू टेंशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वेट एंड द वेट्स ऑफ द पैन। क्या कहता है कि अगर हम इसके ऊपर जो वेट पुट करते हैं तो इस रूप में क्या प्रोड्यूस होगी, टेंशन। टेंशन फोर्स F इज इक्वल टू टी, वो किसके बराबर होगी, इस पैन के वेट के और इसके अंदर जो वेट है उसके इक्वल। दिस फोर्स टेंड्स टू पुल द ब्लॉक, ये फोर्स चाहेगी कि इस ब्लॉक को क्या करें, पुल। ठीक है, एट द सेम टाइम एन अपोजिंग फोर्स अपेयर, लेकिन ये टेबल के साथ कॉन्टैक्ट में था, टेबल ये चाहेगी कि भाई ये इस तरफ ना जाए, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगी Fs, और इस Fs को बेटा हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। एट द सेम टाइम एन अपोजिंग फोर्स अपेयर्स दैट डज नॉट लेट द ब्लॉक मूव, दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन Fs। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रुका रहेगा किस वजह से, ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, फिर आगे देखें, अब है जी काइनेटिक फ्रिक्शन। इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर वेट्स इन द पैन, अगर हम इस पैन में स्टूडेंट्स और वेट ऐड करते जाएं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पर नीचे वाला ये वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। वेट बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो देखें, इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर वेट्स इन द पैन वन बाय वन इन स्मॉल स्टेप्स, अ स्टेज विल कम व्हेन द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि टेंशन डोमिनेट करना शुरू हो जाएगी और ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू हो जाएगा इस टेबल पर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। दिस इज द लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसे हम कहते हैं जी ये स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट है। ठीक है, बट फ्रिक्शन स्टिल एग्जिस्ट, इट इज़ नॉन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो और दो सॉलिड सरफेस के दरमियान कॉन्टैक्ट हो, फ्रिक्शन तो हो लेकिन ऑब्जेक्ट फिर भी मूव कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है, सम फ्रॉग्स कैन क्लिंग टू अ वर्टिकल सरफेस सच एज दिस लीव, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, बिकॉज ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन देयर फीट एंड द सरफेस। अब एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास मेंढक हैं ये अक्सर पत्तों के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से इनके जो कदम हैं वो इन लीफ की जो सरफेस है उसके साथ इन्हें कॉन्टैक्ट बनाए रखते हैं, जिन वजह से ये चिपके रहते हैं इसके साथ। फिर एक और इन्फॉर्मेशन है, डू यू नो, पेपर में एमसीक्यू आ सकता है, व्हेन अ शटल री एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, कोई स्पेसशिप गई जी, ठीक है, फ्यूल स्टेशन का कोई काम था या स्पेस में कोई वर्क था, वर्क करके वापस आई, जब वो शटल रिटर्न होती है अर्थ एटमॉस्फेयर पे, तो अब वहाँ पर तो एयर है। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा है कि एयर जो है वो क्या करती है, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन कास्ट बाय द एटमॉस्फेयर राइजेस द सरफेस टेम्परेचर, तो सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है शटल का टू ओवर 950 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ता है, 950 डिग्री सेल्सियस, ये इन्फॉर्मेशन मार्क कर लें। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास एक टर्म टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है,
देखें अभी आपको समझ आ जाएगा, इसी पैरा में इसका डिटेल है। तो देखें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल करते हैं, इट एक्सेलरेटेड बाय अमाउंट जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट practically the acceleration may be different. Air resistance plays an important role in determining how fast an object accelerates when it's fall. Air resistance का बड़ा अमल दखल है स्टूडेंट्स। अब ये एग्जांपल से आपको बात समझ आएगी। तो देखें, इफ़ वी ड्रॉप अ क्रिकेट बॉल, अगर हमारे पास एक क्रिकेट बॉल हो एंड अ पीस ऑफ स्टायरोफॉर्म, एक स्टायरोफॉर्म का पीस और एक क्रिकेट बॉल है, और इन दोनों को हम ड्रॉप करते हैं सेम हाइट से और दोनों सेम वेट की हैं, ठीक है। तो देखें, इफ़ वी ड्रॉप अ क्रिकेट बॉल and a piece of styrofoam of same weight from a certain height, they will hit the ground at the same time. दोनों क्या करेंगी, सेम टाइम पर ग्राउंड पर स्ट्राइक करेंगे, तब जब कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो। ओनली इफ का मतलब है सिर्फ तभी होगा, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, जब कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। बट हमारे डेली लाइफ में तो एयर रेजिस्टेंस हर जगह है, ठीक है। बोथ would fall with the same acceleration g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली द बॉल इन एयर वुड ड्रॉप फास्टर, बॉल ज़्यादा जल्दी नीचे गिर जाएगी। द स्टायरोफॉर्म हैविंग लार्ज सरफेस वुड फेस ग्रेटर अपोजिंग फोर्स, स्टायरोफॉर्म की सरफेस ज़्यादा होगी तो उस पर अपोजिंग फोर्स ज़्यादा लगेगी एयर की, एंड थस मूविंग स्लोली, ठीक है। इसका मतलब कि न्यूटन लॉस जो है वो तब अप्लाई होंगी हमारे पास जब हम क्या बात कर रहे हैं, फ्रीली फॉलिंग का केस, एयर रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं या निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बता रहा है, एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन मेड इन दिस रिस्पेक्ट एंड इट वुड फाउंड दैट द फास्टर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स द मोर एयर रेजिस्टेंस विल बी एक्सर्टेड ऑन इट, ठीक है। ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा जल्दी नीचे करेगा उस पर उतनी ज़्यादा जो है वो एयर फ्रिक्शन लगेगी। अ स्पीड इज फाइनली अटेन्ड एट विच द अपवर्ड फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और कहता है एक ऐसा वक्त आएगा कि उसके ऊपर लगने वाली अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन कह सकते हैं, वो इतनी हो जाएगी कि वो डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ बराबर हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। व्हेन दिस हैपन्स द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स एक्सलरेटिंग, जब ऐसा होगा तो अब वह एक्सलरेट नहीं करेगा। क्यों, जैसा कि ये पैराट्रॉपर आपको दिखाया गया है, इस पर नीचे लगने वाली ग्रेविटी जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऊपर लगने वाली फॉर एग्जांपल ड्रैग फोर्स वो भी हमारे पास 10 हो जाए, और नीचे लगने वाला वेट भी इसका क्या हो, 10, नीचे भी कितना लग रहा है फॉर एग्जांपल 10, ऊपर भी कितना है ड्रैग फोर्स 10। तो अब नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स तो रिजल्टेंट फोर्स होगी इनका, और वो वेट माइनस ड्रैग फोर्स हो सकती है, ठीक है। तो वो तो आंसर ज़ीरो आ रहा है, और फोर्स ज़ीरो होने का मतलब है कि एम ए ज़ीरो है, तो मैथ तो ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है, और एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इसका मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यही बात उसने लिखी है कि इट्स कीप्स फॉलिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। व्हेन दिस हैपन्स द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स एक्सेलरेटिंग, ठीक है, जब ड्रैग फोर्स और वेट बराबर होंगे या एयर रेजिस्टेंस और वेट बराबर होंगे, और ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करेगा। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं बेटा टर्मिनल वेलोसिटी। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव्ड बाय ऑब्जेक्ट कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। इवन अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ मेटेओराइट दस नॉट गेन एन इन्फिनाइट वेलोसिटी एज इट फॉल्स टू द अर्थ, ठीक है जी। यानी कि कोई अगर हैवी ऑब्जेक्ट भी है तो ऐसा नहीं है कि वो इन्फिनाइट वेलोसिटी जो है वो गेन कर ले। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगेगी, एयर फ्रिक्शन, और वो एक वक्त ऐसा आएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा, ठीक है। तो देखें फिर है जी, दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू पैराट्रॉपर्स, जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में आपने देखा है, पैराट्रॉपर फॉलिंग विद टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग अगेंस्ट द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ पैराशूट अलाउ फॉर डिसेंट एट सेफ वेलोसिटी, ठीक है जी। और ये फिगर 3.23 में हमने देखा। तो फिर देखें कि MCQs आ रहा है, डू यू नो फ्रिक्शन इन ह्यूमन जॉइंट्स इज़ वेरी लो बिकॉज आवर बॉडीज कंटेन अ नेचुरल लुब्रिकेटिंग सिस्टम्स। और ये अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है, ठीक है, अल्लाह ताला की बहुत ब्लेसिंग है हम पर, तो ये भी उनमें से एक है। एक्चुअली ये जो हमारे पास नी जॉइंट्स हैं और ये जो बोन्स हैं, इनके दरमियान ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, ठीक है, और ये जो हमारे जिस्म के पार्ट्स हैं ये फिर घिसते नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होती। अल्लाह ना करे अगर ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड कम हो जाए तो ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर्ड और हड्डियाँ जो है ये आपस में रगड़ खाएंगी, ठीक है, घिस जाएंगी। कॉन्सिक्वेंटली थ्रू आवर बॉडीज रब अगेंस्ट ईच अदर एट द पॉइंट्स एज वी मूव, येट बोन्स डू नॉट नॉर्मली वेयर आउट इवन आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ यूज़,
ठीक है, तो काफ़ी सालों तक भी ये ख़राब नहीं होती इसी लुब्रिकेटिंग फ्लूइड की वजह से। नेक्स्ट है जी फिर हमारे पास मेजर टाइप ऑफ फ्रिक्शंस में से रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है जी। तो देखें द स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन वी हैव स्टडीड सो फार इज़ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। हम ये पेपर में आ सकता है कि स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन किसकी टाइप थी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अ सरफेस द फ्रिक्शन प्रोड्यूस कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। डेफिनेशन है जी, मार्क कर लें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है किसी सरफेस पर तो तब जो उस पर फ्रिक्शन लगती है उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। And the idea of rolling friction is associated with the concept of wheel. In our everyday life, we observe that a body with wheels faces less friction as compared to body of same size without wheels. ठीक है, because rolling friction is less than sliding friction. Ball bearings also play the same role as is played by the wheels. Many machines in industries are designed with ball bearings so that the moving parts rolls on the ball bearings and friction is greatly reduced. The rolling friction is about 100 times smaller than the sliding friction. पेपर में MCQ आ सकता है जी, मार्क कर लें कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है ये 100 टाइम्स स्मॉलर है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, और बॉल बेयरिंग्स की वजह से हम जो है वो फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, practically the contact point is not perfectly circular, it becomes flat under pressure as shown in figure. ये जो व्हील है ना स्टूडेंट, अब ये पूरा व्हील एक साथ तो कांटेक्ट में नहीं है ना इस सारे रोड के साथ, ये साथ साथ रोटेट कर रहा है, यही अपने एक्सिस पे इसका जो एक्सेल है वो स्पिन कर रहा है या रोटेट कर रहा है। तो सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है फ्लैट, ये इसके साथ कांटेक्ट, जैसे ये फॉरवर्ड जाएगा तो ये हिस्सा आप कांटेक्ट में जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, फिर ये वाला कांटेक्ट में जाएगा, तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। दिस फ्लैट पोर्शन ऑफ द व्हील हैज़ अ टेंडेंसी टू स्लाइड अगेंस्ट द सरफेस एंड डस प्रोड्यूस अ फ्रिक्शनल फोर्स। इसकी वजह से ही जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, ठीक। तो आपने देखा होगा अगर कभी ये टायर जो है किसी गारे में मड में फंस जाए तो यहाँ से गारा एकदम से ऐसे निकलता है, टेंजेंट हो जाता है, वो ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। अच्छा, फिर देखें कि यहाँ पर आप देखें द रीज़न फॉर द रोलिंग फ्रिक्शन टू बी लेस दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ये उसका आंसर है। द रीज़न फॉर द रोलिंग फ्रिक्शन टू बी लेस दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द व्हील एंड द सरफेस ओवर विच इट रोल्स। द व्हील टच द सरफेस ओनली एट अ पॉइंट। मैंने कहा ना एक पॉइंट पर टच करेगा, फिर आगे दूसरा पॉइंट आ जाएगा, फिर तीसरा, ऐसे प्रॉपर उस पर कोई बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगी। इट डज नॉट स्लाइड, ओके। तो इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। फिर एक और इन्फॉर्मेशन है, अ होवक्राफ्ट इज़ अ काइंड ऑफ शिप दैट कैन मूव ओवर द सरफेस ऑफ वाटर एंड ग्राउंड बोथ, ठीक है जी। ये वाटर सरफेस पे भी मूव कर सकती है, ग्राउंड पे भी मूव कर सकती है। एयर इज इजेक्टेड अंडरनीथ बाय पावरफुल फैंस फॉर्मिंग अ cushion ऑफ एयर। द होवक्राफ्ट मूव्स ओवर द cushion ऑफ एयर विच ऑफर्स वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है जी, और ये बहुत कम जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर करती है। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। पेपर में शॉर्ट आ सकता है, राइट डाउन द मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो कुछ हमारे पास मेथड्स डिस्कस किए गए हैं। द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। पहला है जी द पार्ट्स विच स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर आर हाईली पॉलिश्ड। जो हमारे पास मशीनरीज हैं, ठीक है, उनके जो पार्ट्स हैं जो आपस में स्लाइड करते हैं उनको हमने हाईली पॉलिश्ड रखना है, ठीक है। इस तरह से फ्रिक्शन कम हो सकती है। इसलिए जब हम बाइक की स्पेशली ट्यूनिंग करवाने जाते हैं तो वो हमारे डिफरेंट पार्ट्स को पेट्रोल से या किसी चीज़ से धोता है, वॉश करता है, ताकि उनकी पॉलिश आए। Since the friction of liquid is less than that of the solid surface, therefore oil or gas is applied between the moving parts of machinery. क्या कहते हैं कि जी जो हमारे पास लिक्विड है उनकी फ्रिक्शन एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कम है, तो जो हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है, मशीनरी है किसी भी बॉडी की या इवन के बाइक की, कार की, तो उनके अंदर हम उनकी ऑयलिंग करें, उनको लुब्रिकेट करें, ऑयल डालें ताकि वो सही रहे, ठीक है। थर्ड है एज रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। जो भी सरफेस हमारे पास स्लाइड्स वाली हैं उनको हम क्या करें,
उनको हम रोल डाउन करें या उनकी शेप व्हील जैसी बनाएं या उनके नीचे जो है वो बॉल बेरिंग्स यूज़ करें ताकि लेस फ्रिक्शन जो है वो उन पे लगे, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। ठीक है, और स्पेशली ये हम उन जगहों पर करेंगे जहाँ पर हम मशीन्स जो है या हैवी ऑब्जेक्ट की मशीनरीज इस्तेमाल करते हैं। फिर फोर्थ है फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट एक्ट ओनली अमंग सॉलिड्स। फ्रिक्शन फोर्स भाई सिर्फ सॉलिड में नहीं लगती, हाई स्पीड व्हीकल्स, एरोप्लेन्स एंड शिप्स आल्सो फेस फ्रिक्शन वाइल मूविंग थ्रू एयर और वाटर। ठीक है, शिप्स जैसे सबमरीन्स हैं, शिप्स हैं, वो वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में है तो वाटर भी फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। एरोप्लेन हवा में तो एयर उस पर क्या लगा रही है, एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन। इफ़ द फ्रंट ऑफ द व्हील इज़ फ्लैट, अच्छा ये इवन के ये जो गाड़ी भी है, अब ये सरफेस के साथ, रोड के साथ टायर कांटेक्ट में है तो यहाँ पर तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, लेकिन अगर आप देखें तो एयर भी तो है ना, तो फ्लूइड फ्रिक्शन भी है, ये एयर भी तो इसके ऊपर क्या लगाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स। जितना ज़्यादा स्पीड से जाएंगे उतनी ज़्यादा एयर आपको क्या करेगी, ड्रैग। कभी जो बाइकर्स हजरात हैं, अगर बाइक हम ज़्यादा तेज़ चलाते हैं तो उसको संभालना, मैनेज करना उतना ही मुश्किल होता है। क्यों, हवा की जो एयर रेजिस्टेंस है वो हम पे बढ़ना ज़्यादा शुरू हो जाती है। इफ़ द फ्रंट ऑफ व्हीकल इज़ फ्लैट, अगर इसका फ्रंट फ्लैट हो, इट फेसेस मोर रेजिस्टेंस by air or water, therefore the bodies moving through air or water are streamlined just like a fish shape to minimize air or water friction। जैसे कि एरोप्लेन की बॉडी जो है ना वो लाइक फिश शेप होती है, स्ट्रीमलाइन। ठीक है, इन दिस केस द एयर पासिस स्मूथली ओवर द स्लैंटिंग सरफेस ऑफ द व्हीकल। ये जो है हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट नहीं रखते इसको हम। दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ एयर नॉन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है जी, रेगुलर फ्लो है, स्टीडी फ्लो है, इसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। ये हम फ्लूइड डायनामिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर द कार शोन इन फिगर 3.20, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो जी इरेगुलर पैटर्न्स के साथ दिखाया गया है। ठीक है जी, द व्हीकल्स डिजाइन पॉइंटेड फ्रॉम द फ्रंट आर सेट टू बी स्ट्रीमलाइन। ठीक है, फ्रंट से क्या कही जाती हैं जी, एक स्ट्रीमलाइन शेप बनाई गई है ताकि एयर रेजिस्टेंस कम से कम लगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम और इम्पल्स को। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।